नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेंद्र शेखावत और ये हमारा वीडियो है ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ हम अभी जो जनवरी 16 को ऑप्शनल का पेपर हुआ था, जिन बच्चों के पास PSIR था, हम उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं। इससे पहले भी हम कुछ वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, जिसपे हमने PSIR के पेपर में किस तरीके से कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल बैलेंस बना के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात की थी। यहाँ हम पेपर 1 सेक्शन बी पार्ट बी डिस्कस कर रहे हैं। वाई पार्ट बी? क्योंकि सेक्शन बी का हम पार्ट ए पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मैं आपको आगे वीडियो के आगे बताती हूँ कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो आई वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड गो थ्रू दोज वीडियोस एंड देखिए उन वीडियोस को और समझें कि क्या क्वेश्चन की डिमांड थी, किस तरीके से आंसर्स को अप्रोच करना था, राइट। एंड व्हाट इज पेपर 1 सेक्शन बी? आपको पता है कि PSIR का पेपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो हम पेपर 1 अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जो सेक्शन बी है, इट डील्स विद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पर जो भी कंसेप्चुअल पार्ट आता है, जो भी इंस्टीट्यूशंस आता है, उनकी फंक्शनिंग वगैरह आती है, वो सब सेक्शन बी में आती है, बट इंडिया की, राइट। सो इस पूरे वीडियो की जो PPT है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, कमलेंद्र शेखावत नाम से। साथ में आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर पूछ सकते हैं। नाउ UPSC ऑप्शनल का पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का स्मार्ट कोर्स हमारी स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। गो अवेल द कोर्स। साथ में आपको ये कोर्स हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन पेपर गाइस। ये क्वेश्चन पेपर है, वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो आपको एकदम से सीधे मैंने क्वेश्चंस दे दिए तो आई एम श्योर वो उस तरीके से एक लिंक नहीं बना पाएंगे। सो गो थ्रू द क्वेश्चंस, रीड द इंस्ट्रक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शंस को रीड करना बहुत जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको गाइड करेंगे, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइमिंग होता है पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का। सो इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्वेश्चंस लिखते वक्त क्या स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है। सेक्शन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गो एंड वॉच द वीडियो। अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, एंड सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जिसमें आपको ये आगे मार्क्स गिवन है 20, 15 एंड 15, राइट। सो आपको आगे पूरा सब कुछ मिल जाएगा, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। नाउ गाइज लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, पेपर का नहीं, इस वीडियो का जो है वो है, द इंडियन पार्टी सिस्टम इज शेप्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, इलेक्टोरल सिस्टम एंड सोशल क्लीवेजेस। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। सो इसमें पूछा क्या गया है कि इंडियन पार्टी सिस्टम जो है वो शेप है बाय कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, इलेक्टोरल सिस्टम एंड सोशल क्लीवेजेस। सो क्वेश्चन को हमें आंसर कैसे करना है? सबसे पहली बात तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें कंटेंट अच्छा चाहिए इसमें। लेकिन आप जब क्वेश्चन पेपर को, जब भी आप क्वेश्चंस को देखेंगे, आप समझेंगे कि उन्हीं क्वेश्चंस को 20 मार्क्स का बनाया जाता है या 20 मार्क्स का बनाया जाता है जिनके लिए हमारे पास सफिशिएंट कंटेंट होता है, राइट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा है इंडियन पार्टी सिस्टम, जो भारत का पार्टी सिस्टम है, ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, ये एक कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है बिटवीन इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर दैट इज हमारे पास सेंटर है और स्टेट्स है। उसके अलावा इलेक्टोरल सिस्टम की जो भी हमारी जनता है जो वोट डालती है, तो उसका किस तरीके का इलेक्टोरल सिस्टम है, एंड सोशल क्लीवेजेस कि हमारे समाज में किस तरह के क्लीवेजेस है, एज एन किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स दिखाई देंगे, कैसे कैसे संबंध दिखाई देंगे, जैसे रेसेस, रिलीजन। सो इन सबको मिला जुला के भारत का जो पार्टी सिस्टम वो बनता है। सो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आंसर किस तरीके से लिखना है, पहले आप शुरू करें कि इंडियन पार्टी सिस्टम के बारे में ब्रीफली बताएं, देन फेडरल स्ट्रक्चर इंडियन पार्टी सिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रहा है, इलेक्टोरल सिस्टम कैसे इफेक्ट कर रहा है, एंड सोशल क्लीवेजेस इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रहा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को कोट करें, जैसे सुहास पालीशिखर, जोया हसन, पॉल ब्रास, ठीक है। ये सब हमने कोशिश किया है, इस आंसर में भी मैंने इंक्लूड किया है, बट हाँ, इन स्कॉलर्स को कोट करना जरूरी है, बिकॉज ये आपको देंगे ब्राउनी मार्क्स, राइट। सो क्या क्या डिमांड है क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन को बांटे, मतलब इसको डिवाइड करें एंड देन उस आंसर को अप्रोच करें। सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन, जो आंसर पार्ट है हमारा। सो द इंडियन पार्टी सिस्टम इज शेप्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ कंट्रीज स्ट्रक्चर, इलेक्टोरल सिस्टम। ये बात मैंने आपको समझा दी है।
स्कॉलर्स जो आपको कोट करने हैं वो है सुहास पालीशिखर, जोया हसन, पॉल ब्रास, ठीक है। सो इस तरीके के स्कॉलर्स को आप कोट करें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जिन्होंने बात की है। नाउ लास्की, आपको पता है कि पार्टी सिस्टम, देयर इज अ स्कूल ऑफ थिंकर्स जो बिलीव, देखिए यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन है, बहुत ब्रीफली जनरल इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करना है। तो लास्की जो थे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या कहते थे कि बहुत इंडिस्पेंसिबल पार्ट है जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल यानी अलग नहीं किया जा सकता ऐसा पार्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। क्योंकि इंटरेस्ट एग्रीगेशन, जनता का जितना भी अलग अलग इंटरेस्ट है, एक समाज में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो उन सबके इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना, प्रेजेंट करना, ठीक है, ये काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। सो लास्की के अकॉर्डिंग जो पार्टी सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेराज अब गांधी की बात करें, वो बात करेंगे कि पार्टी लेस सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थिंकर्स होते हैं, उनका अलग अलग पार्टीज के ऊपर ओपिनियन है। यहाँ पार्टी सिस्टम की बात की तो हम लास्की को कोट कर सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एक इंडिस्पेंसिबल है फॉर द वर्किंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये करता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम। सो पार्टी सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन नंबर्स, बट इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज हैविंग सिस्टमैटिक रेलेवेंस एज सजेस्टेड बाय सार्टोरी। अगेन स्कॉलर को कोट किया हमने कि सार्टोरी का क्या कहना था कि पार्टी सिस्टम, यहां हम जनरल डेफिनेशन बात कर रहे हैं, हम इंडियन पार्टी सिस्टम की बात नहीं कर रहे। सो सार्टोरी का क्या कहना था कि पार्टी सिस्टम नंबर ऑफ पार्टीज नहीं, कितनी इफेक्टिव पार्टीज है जो एक सिस्टमैटिक चेंज लेकर आ रही है, जिनका वजूद है, वो बात कर रहे हैं। सो इफ वी सी द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, आई एम श्योर आपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी पढ़ी होगी, ठीक है, कि भाई पूरा दुनिया एक सिस्टम है जिसके अलग सब सिस्टम्स है, पॉलिटिकल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सब सिस्टम है, और उस सब सिस्टम के फर्दर सब सिस्टम्स है जिसमें पार्टी सिस्टम एक सिस्टम है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, रादर टू कोट जोसेफ ला पालम्बोरा एंड मायरन वीनर, इट इज शेप्ड बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स, राइट। तो सिस्टम्स अप्रोच में भी पार्टी सिस्टम की बहुत अहम भूमिका है। यही कहा जाए है कि भाई पार्टी सिस्टम एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट है, एक जो इंटरैक्शन है पूरे सिस्टम्स में उसके सब सिस्टम का ही एक हिस्सा पार्टी सिस्टम भी है। सो अगेन बिगिनिंग में मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि एक ब्रीफ डेफिनेशन दे, एक जनरल डेफिनेशन दे पार्टी सिस्टम की। नाउ सुहास पालीशिखर एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ, अब हम आएंगे धीरे धीरे, राइट, नॉट जस्ट आप बहुत धीरे धीरे, बट हाँ हम आएंगे अब इंडियन पार्टी सिस्टम में, जो कि जिसमें हमने कोट किया है सुहास पालीशिखर को। और वो क्या कहते हैं कि इंडियन पार्टी सिस्टम जो है, स्पेलिंग ठीक करें इसको, ठीक है, into two phases, one system, इधर आएगा वन पार्टी सिस्टम, या वन पार्टी सिस्टम एंड बीजेपी सिस्टम। तो सुहास पालीशिखर जो है उन्होंने और भी मतलब डिटेल में इसको एनालाइज किया है। मैं आपको बहुत सिंपल में बता देती हूँ कि उन्होंने बोला कि इंडियन पार्टी सिस्टम अगर हम देखेंगे तो इवॉल्व हुआ है। पहले हमारे पास वन पार्टी सिस्टम था, देन इवेंचुअली जो आज का टाइम है वो है बीजेपी सिस्टम, राइट। तो हमें धीरे धीरे अपने आंसर की तरफ बढ़ना है। तो ये हमने जनरल स्टेटमेंट दे दी। देन आपको बात करनी है कि किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर, देन इलेक्टोरल सिस्टम एंड सोशल क्लीवेजेस पार्टी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। नाउ अब आपने जैसे ये मैंने बताया कि एकदम एक थियोरेटिकल पार्ट दे दिया, नाउ हम ये जो लिंकेजेस हैं इनके बारे में लिखेंगे। सो द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ कंट्रीज फेडरल सिस्टम, टू कोट एमपी सिंह, primarily has been a major factor behind the fragmentation of the regional parties, a phenomena which he talks about the regionalization of the party system, right। So ये सिस्टम की स्पेलिंग थोड़ी सी हर जगह दिख रही है मुझे, इसको ठीक करें, ठीक है। सो फेडरल सिस्टम, एमपी सिंह, प्रोफेसर एमपी सिंह को कोट करके लिखा जा सकता है कि जो इंडियन पार्टी सिस्टम है उसमें भी आपको अलग अलग तरीके की रीजनलाइजेशन दिखेगा। सो प्राइमरीली हैज बीन अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रीजनल पार्टीज, ठीक है, कि रीजन्स में अलग पार्टी है, सेंटर में अलग पार्टी है, बिकॉज इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ही इस तरीके का, हर रीजन की अपनी अलग डिमांड है, तो उस डिमांड के ऊपर, उस रीजन के बेसिस के ऊपर पार्टीज बनी है। पार्टी सिस्टम की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं उसमें सेंट्रल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज दोनों इंक्लूड कर रही हूँ। सो द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ कंट्रीज फेडरल सिस्टम, टू कोट प्रोफेसर एमपी सिंह, primarily has been a major factor behind the fragmentation of regional parties, a phenomena which he talks about the regionalization of party system. So obviously India is a vast and diverse country. The problem at regional level are different, right? तो regional level पे पार्टी अलग होगी, ठीक है, and जो national level है उसकी प्रॉब्लम अलग होगी। So पार्टीज भी, ठीक है, प्रॉब्लम्स अलग है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी अलग होंगे एंड पार्टीज भी अलग होगी। इनफैक्ट इवन इलेक्शंस तक में देखा है कि जो लोग अपनी स्टेट पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, जब वो सेंटर में वोट जाने जाते हैं तो वो डिफरेंट पार्टी के लिए वोट करते हैं, राइट। सो ये रीजनलिज्म दिखाई देता है। सो रीजनलिज्म, दैट इज फेडरलिज्म,
जो है रिलेशनशिप जो है वो पार्टी में भी दिखाई देता है. सो फेडरलिज्म इज प्राइमरीली रीजनेबल फॉर द फैक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड द राइज ऑफ रीजनल पार्टी. सो आई होप आपको समझ आ गया कि जो फेडरलिज्म है, जो हमारा ये फेडरल सिस्टम है कि भाई हमारे सेंटर एंड स्टेट अलग अलग है, उसके कारण कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज, क्योंकि उनकी डिमांड अलग है, वहां की पॉलिटिक्स अलग है, एंड प्लस हमारे यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम नहीं है, हमारा सेंटर कंट्रोल नहीं कर रहा, हमारे जो स्टेट्स उन्हें सफिशिएंट ऑटोनॉमी दी है, तो वहां की पॉलिटिक्स जो है वो अलग है. हाँ, एक टाइम पे आके एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, बट रीजनल लेवल पे अलग है. तो उन रीजनल लेवल की जो पार्टीज है उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो इस रीजन में ज्यादा है. दैट इज वाई रीजनलिज्म जो है, फेडरलिज्म है, वो भी पार्टी सिस्टम को इफेक्ट करता है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इलेक्टरल सिस्टम. इलेक्टरल सिस्टम की जब बात होगी एंड द पार्टी सिस्टम, तो इसमें हम डुवर्जल लॉ है उसके बारे में बात करेंगे, एंड हम ये बात करेंगे कि डुवर्जल लॉ क्या कहता है एंड कैसे डुवर्जल लॉ जो है वो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पे इफेक्टिव या फिर काम नहीं कर रहा है, उसको नहीं बता रहा, मतलब उसे कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहा है. सो दैट डुवर्जल लॉ क्या कहता है कि मेजोरिटेरियन सिस्टम रिजल्ट्स इनटू टू पार्टी सिस्टम, कि भाई अगर मेजोरिटेरियन सिस्टम है तो वहां पर दो पार्टी देखने की मिलेगी, यानी एक तो मेजोरिटी पार्टी एंड दूसरा जो माइनॉरिटी में होगी. तो अक्सर जहां मेजोरिटेरियन सिस्टम होता है वहां दो पार्टी दिखाई देती है. whereas जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है एज एन इलेक्टरल सिस्टम, वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है. सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि सबको एक तरीके से, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ग्रुप्स होंगे उन सबको एक अपने प्रोपोर्शन, अपनी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन मिलता है. इसी कारण प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अक्सर मल्टी पार्टी सिस्टम या कोएलिशन गवर्नमेंट होती है. हाउएवर, India is a unique case of complex interaction where we do not find Duverger law is sufficient to explain the uniqueness. तो इंडिया का जो यूनिकनेस है उसमें डुवर्जर लॉ काम नहीं करता है. सो आइडियली इंडियाज मेजोरिटेरियन सिस्टम शुड हैव स्टेबलाइज द टू पार्टी सिस्टम, राइट. जो हमारा मेजोरिटेरियन सिस्टम एक टाइम था जब कांग्रेस की अटर डोमिनेशन थी, तो एक तो वो रहती, जैसे हमने देखा है यूएस में है, यूके में है, कि टू पार्टी सिस्टम हो गया है. बट व्हाट वी सी इन इंडिया कि हमारा मेजोरिटेरियनिज्म था, उसके बावजूद भी हमारे पास कोएलिशन पार्टीज है, यानी हमारे पास नंबर मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारा. सो बट वी सी दैट द ट्रेंड इन इंडिया दैट ईदर द सिस्टम सेटल्स फॉर वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, कि या तो हमारे वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम हुआ है, ठीक है, यानी दूसरी किसी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, जो हुआ था कांग्रेस के टाइम और अभी भी हो रहा है कहीं ना कहीं, बी इट द कांग्रेस सिस्टम और द बीजेपी सिस्टम, और इट गोज फॉर द मल्टी पार्टी सिस्टम और द कोएलिशन गवर्नमेंट. सो इवन द इलेक्टरल सिस्टम जो है, किस तरीके का इलेक्टरल सिस्टम है, वो भी इफेक्ट करता है पार्टी सिस्टम को. आई होप गाइज ये दोनों क्लियर है कि फेडरलिज्म किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, कि भाई फेडरल सिस्टम में स्टेट्स जो होती हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी अपनी अलग पॉलिटिक्स होती है, इसी कारण से रीजनल पार्टीज का डेवलपमेंट होता है. वेरा जब हम इलेक्टरल सिस्टम की बात करेंगे तो हमने डुवर्जर लॉ को कोट किया है कि वो क्या कहता है, लेकिन इंडिया में डुवर्जर लॉ किस तरीके से इफेक्टिव नहीं है, किस तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रहा. राइट नाउ सोशल क्लिवेजेस. व्हाट इज सोशल क्लिवेजेस? जो समाज में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनके डिस्प्यूट्स होते हैं, उनकी अलग अलग कॉन्ट्रोडिक्टरी डिमांड्स होती है, तो दीज आर दी सोशल क्लिवेजेस, यानी अलग अलग ग्रुप्स होना समाज में. तो यहाँ हम जोया हसन को कोट करेंगे, ठीक है. सो सोशल क्लिवेजेस ऑलवेज प्ले. सो इट्स नॉट जस्ट इंडिया बट इवन इन डिफरेंट कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, सोशल क्लिवेजेस. हमारे इंडिया में ज्यादा डिफरेंट क्लिवेजेस है, एज एन हमारे पास कास्ट भी सुपर सब कास्ट में आ रही है, देन हमारे पास रिलीजन के नाम पे भी हैं हम लोग, जेंडर के नाम पे भी. सो देयर आर लॉट ऑफ क्लिवेजेस इन सोसाइटी, राइट. So, social cleavages play an important role. We can give reference to the Zoya Hassan. Social cleavages always play an important role, and that is why the study of political party is an important part of the political. So, even जो sociology है उसमें भी party system एक बहुत important topic है. So, इसी कारण से, क्योंकि सोसाइटी किस तरीके की, समाज आपका किस तरीके का है, क्या स्ट्रक्चर है समाज का, कैसे डिफरेंट लोग हैं उसमें, कैसे कितने ग्रुप्स है, क्लासेस हैं, उस सब पार्टी सिस्टम को इफेक्ट करता है. तो यहाँ पे ये बात आ रही है. सो पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट ऑपरेटिंग इन वैक्यूम इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज. इन वेस्टर्न कंट्रीज द प्राइम सोशल, ठीक है, वहां सोशल जो क्लिवेज है, प्राइम सोशल क्लिवेज है, वो है क्लास बेस्ड, ठीक है. अब धीरे धीरे वहां पर भी रिलीजन बढ़ रहा है. हाउएवर अगर हम इंडिया की बात करें, जोया हसन जो है उन्होंने खुद ने कहा है कि इनफैक्ट हमने पॉल ब्रास को भी कोट किया है यहाँ पे, कि सोशल क्लिवेजेस इंडिया में मोर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर यूनिडायमेंशनल नहीं है. यहाँ पर इनफैक्ट हमारे मतलब सिर्फ दो या एक पे रह के नहीं रह गई हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पर कास्ट है, क्लास है, रिलीजन है, जेंडर है, रीजन है,
एंड ये सारे जो क्लिवेजेस हमारे समाज के, ये पॉलिटिकल पार्टीज पे इफेक्ट कर रही है, एंड इसी के बेसिस पे हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो फॉर्म की जा रही है. सो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली regional parties, can be associated with a particular caste or religion. So situation is not very different as far as the national parties are concerned. तो even the regional parties है, उनके ऊपर आपको जो समाज के जो different colors हैं, जो different cleavages है, different groups है, वो देखने को मिलेंगे. एंड यही के यही आपको सेंटर में भी देखने को मिलेंगे. आई होप गाइस फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड जस्टिफाइड है. अच्छा खासा कंटेंट है इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज, डू यू थिंक दैट देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट in the basis on which the demands for the creation of new states has been raised in different regions of India? Explain. Now very direct question. बहुत सीधा स्पष्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई क्या आपको लगता है कि देयर इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट, कि एक धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है? ध्यान रखें यहाँ पे की वर्ड है ऑन द बेसिस, कि किस बेसिस. हमें यहाँ पे क्या देखना है, ठीक है, एक बार रुके मैं बताती हूँ, ठीक है. सो डू यू थिंक देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन द बेसिस ऑन विच द डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट्स? यानी हमें यहाँ पे वो बेसिस डिस्कस करने हैं, और पहले क्या बेसिस थे और अब नए बेसिस क्या है स्टेट्स की, न्यू स्टेट्स की डिमांड के लिए, राइट? तो वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. इसको एक्सप्लेन करना है कि भाई पहले हम किस, जो भी लोग थे वो किस बेसिस पे न्यू स्टेट्स की डिमांड करते थे और अब क्या कर रही है. तो शिफ्ट जो आया है उस डिमांड में हमें ये डिस्कस करना है. सो द वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है जो आपका एनसीईआरटी में भी है, उसके बारे में आप इसमें देख, यू विल फाइंड इट. उसका अच्छा खासा कंटेंट इस क्वेश्चन का उत्तर से मिल जाएगा. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है. So it is in the very beginning of independence India, in the very beginning of independent India, the demand for the creation of new states was linguistic. तो मैंने क्या बात बोला कि यहाँ पर आपसे बेसिस ऑफ डिमांड पूछा है कि पहले क्या बेसिस था और अब क्या बेसिस है. तो जब हमें आजादी मिली थी, आपको ध्यान है कुछ टाइम बाद लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स का फॉर्मेशन की बात की गई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फॉर्म किया गया था. सो जब देश को आजादी मिली थी उसके बाद जो एक तरीके से जो बेसिस था डिमांड का था वो था लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है. सो इट वाज अराउंड 60s से लेके 70s तक बेसिस लिंग्विस्टिक, कि भाई लैंग्वेज के आधार पे, जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पर राज्य को एक तरीके से बांटा जाए, उनको मैपिंग की जाए भारत की, राइट? देन अराउंड 70s इन द नॉर्थ ईस्ट इट वाज मोर ऑफ एथनिक बेसिस, ठीक है. 70 के जो अराउंड था, 70s और 80s के अराउंड, जो एथनिक आइडेंटिटी थी उसकी, लैंग्वेज तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन एथनिक आइडेंटिटी जो थी उसके बेसिस पे डिमांड हुई, ठीक है. बट फ्रॉम 90s एंड लेटर ऑन वी सी द डिस्कोर्स ऑफ डेवलपमेंट. लेकिन 90s से आगे आते हुए और इनफैक्ट 21st सेंचुरी में डिमांड हो रही है डेवलपमेंट के आधार पे. तो ये जो नए स्टेट्स आ रहे हैं, अब जो भी तेलंगाना आया है और भी छत्तीसगढ़, झारखंड, इन लोगों का मेजर डिमांड ये था कि कहीं ना कहीं इनको डेवलपमेंट से वंचित किया जा रहा है, उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा. तो वो लोग अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं, स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ध्यान रखें, पहले linguistic basis, then ethnic identity, and at present it is the development, ठीक है. डेवलपमेंट की डिमांड है जिसने स्टेट्स को बेस दिया है अपने आपको एक नई आइडेंटिटी के लिए, देश को एक नए मैप के लिए. सो द डिस्कोर्स हैज बीन ग्रेजुअली शिफ्टेड ग्रेजुअली. आई होप. तो हमने जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस से लेके 21st सेंचुरी में क्या चल रहा है, क्या न्यू स्टेट्स की डिमांड है, वहां तक डिस्कस किया. सो इफ देयर इज अ स्कोप टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ब्रिंग द स्कॉलर्स, ठीक है. ये स्टार पॉइंट है, एज इन स्टार पॉइंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्या करना है. तो यहाँ पर आपको स्कॉलर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट द स्कॉलर्स. तो अकॉर्डिंग टू लुई टिलन, दिस इज टिलन, ठीक है, इन हर बुक Remapping India, the internal map of India is not yet settled. Still, the reconfigurations are going on. ठीक है. तो इनकी किताब जो थी रीमैपिंग ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया का मैप अभी भी सेटल नहीं है, अभी भी उसमें रिकॉन्फिगरेशन की जरूरत है. सिमिलरली विवेक देबरॉय जो है वो कहते हैं कि 50 राज्य इंडिया से हम कार्व कर सकते हैं, ठीक है. तो ये यहाँ पर हम थोड़ा सा एक थियोरेटिकल पार्ट हमें डिस्कस करना है, एंड देन इवेंचुअली क्या हो रहा है वहां तक पहुंचना है. सो द हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करें और द फॉर्मेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट जो थी वो इनिशियली लिंग्विस्टिक बेसिस पे थी, ठीक है. तो इनफैक्ट ये चीज प्री इंडिपेंडेंस देखने लग गया था, ये
लैंग्वेज की जो डिमांड हो रही थी, आपको पता है ये तमिल मूवमेंट वगैरह जो भी चला था वहां पे, ठीक है। नाउ कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आफ्टर द इंडिपेंडेंस द डिमांड फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू इमर्ज, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, बड़े बोलते हैं ना बहुत आगे की उन्होंने सोचा, और उन्हें पता था कि अगर प्री इंडिपेंडेंस से ये डिमांड हो रही है तो आगे भी डिमांड होगी। सो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन आर्टिकल 3 है, जो डिस्कस करता है कि भाई किस तरीके से न्यू स्टेट को फॉर्म करना है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा है, ठीक है। सो आर्टिकल 3, द न्यू स्टेट्स कैन बी क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी और इंक्लूडिंग द टेरिटरी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर हमने स्कॉलर्स को कोट कर दिया जैसे हमने बात करी है, और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है उसे कोट कर दिया। नाउ एज मेंशन बाय लुई टिलिन, देयर आर 4 स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है, 4 स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करिए जो बोलते हैं कि किन बेसिस के ऊपर स्टेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो ये हम सारा थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो है सोशियोलॉजिकल बेसिस रिप्रेजेंटेड बाय योगेंद्र यादव, हु टॉक्स अबाउट द डिप्रेस्ड सेक्शन दे आर लुकिंग फॉर देयर आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दोनों पार्ट को टच करना है, थियोरेटिकल पार्ट को भी टच करना है, एंड एक तरीके से जो एप्लीकेबिलिटी का पार्ट है, जो पूछा गया है करंट टाइम में किस तरीके से फैक्ट्स हो रहे हैं, उनको भी टच करना है, ठीक है। तो पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, इसको सोशियोलॉजिकल करें, ठीक है। एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं योगेंद्र यादव, और उनका क्या कहना था कि डिप्रेस सेक्शन है वो अपनी एक अलग डिमांड कर रहे हैं जो आइडेंटिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। सिमिलरली अतुल कोहली जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर डिमांड करते हैं कि भाई ये बोलते हैं कि ये रीजन हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन में हैव बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगेन द लॉजिक इज एथनिसिटी, सो आइडेंटिटी बेस्ड इश्यूज जो होते हैं जो एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर डिमांड करते हैं, ठीक है। इसके जो स्कॉलर्स हैं वो पॉल ब्रास है, मेरिन वीनर है, ठीक है। तो जो मूवमेंट्स है गोरखालैंड मूवमेंट एक्सेट्रा, ये सब एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर मांग कर रहे हैं। और जो लुई टिलन है ये खुद भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रीजन है जो एक तरीके से न्यू स्टेट की डिमांड करता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजन कि भाई जब भी इलेक्शंस होने वाले होंगे जनता को खुश करने के लिए स्टेट क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये 4 तरीके के रीजन स्कूल्स बताए हैं उन्होंने, फैक्टर्स बताए हैं लुई टिलन ने, और बात करी कि ये 4 आधार हो सकते हैं स्टेट्स का डिमांड करने को। दिस इज ऑल एक तरीके से हम कंसेप्चुअल जो है हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लुई टिलन ने 3 वेव्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन की भी बात करी है इंडिया के, जिसमें 1960s का बात अगेन लिंग्विस्टिक बेसिस, 70s का जो है वो एथनिक लाइंस प्राइमरीली ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंड 21st सेंचुरी जो है डेवलपमेंट नैरेटिव है, जिसमें हम एग्जांपल में कोट कर सकते हैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, इन स्टेट्स को। आई होप दिस इज क्लियर। सो हाउएवर द एथनिक इश्यूज विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। अब एट प्रेजेंट शायद हम डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट एथनिक आइडेंटिटी लोगों को बहुत डियर है और ये रहेगी, तो ये आगे भी देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर जैसे लुई टिलन ने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है डिसाइडिंग स्पेशली द इलेक्टोरल कैलकुलेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी एट द center, but we can say that the formation of the state India is a complex interplay of all the 3 reasons, ठीक है। ये सबका हो सकता है। So as of now जो हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर रखे हैं वो मेन रीजंस क्या है, which has given certain guiding principles कि न्यू स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, कि सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया रहे। सेकेंड जो एथनिक कंसिडरेशन जो है उसको भी देखते हुए नेक्स्ट इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक एंगल, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस के ऊपर स्टेट काम करने की बात करता है कि भाई सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी हमारी बनी रहे, एंड देन हम एथनिक कंसिडरेशन भी देखेंगे। आई होप गाइस इजी क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा आपने ये भी। Now, what explains India's modest improvement in socio-development outcome even as the rate of growth has accelerated since the reforms? Now, understand the question. यहाँ पूछा गया है कि what explains, आपको explain reasons देने हैं कि इंडिया का जो modest improvement है, ठीक है, यानी एक बहुत हमने steep बोलते हैं ना एकदम बहुत sharp improvement नहीं किया हमारे सोशल डेवलपमेंट में। अंडरस्टैंड सोशल डेवलपमेंट में, यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है। इवन एज द ग्रोथ रेट हैज एक्सेलरेटेड सिंस रिफॉर्म, आपको पता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी हमारे जो एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991, ठीक है। तो बात कही है कि 91 के रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमिकली हमने बहुत ग्रोथ की, ठीक है। इनफैक्ट हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए। देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स वी हैव अचीव्ड इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। लेकिन हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है वो इतना नहीं हुआ, हमारा आउटकम इतना मतलब इतना स्टीप नहीं है, इतना शार्प नहीं है जितना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। सो उसके रीजंस हमें कोट करने हैं। तो अगेन हमें यहाँ पर थोड़ा सा
इंट्रोडक्शन में लिखना होगा कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही है, एंड देन हमें रीजंस को हाईलाइट करना है. सो इंडिया 1991 से पहले हिंदू ग्रोथ रेट जो था उसके अकॉर्डिंग चल रहा था. व्हाट इज हिंदू ग्रोथ रेट? एक्चुअली ये जो लिबरल थिंकर्स हैं इनका टर्म है ये, जो ये हिंदू रेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 3% ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट को वो बोलते हैं. एंड बहुत स्टैग्नेटेड ग्रोथ होती है, यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम होता है, ठीक है, ग्रोथ कम होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेग्लिजिबल होते हैं. तो जो लिबरल थिंकर्स थे, वेस्टर्न लिबरल थिंकर्स थे, उन्होंने इंडिया की ग्रोथ को हिंदू ग्रोथ रेट कहा और बोला कि इंडिया ने वो अचीव किया है, उससे आगे नहीं बढ़ा, विच इज अराउंड 3%. लेकिन जैसे हमने हमारे ये जो NEP, जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, हमारे यहाँ पे ट्रिमेंडस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है. इवन आफ्टर कोविड हम लोग वी आर फर्स्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इवन आफ्टर कोविड, हमने बहुत फटाफट उस चीज को कैच कर रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इंडियाज अचीवमेंट और रिकॉर्ड्स हैव बीन मॉडेस्ट. अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, ऑक्सफैम, UNDP, इनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे हैं, वो भी हमसे बेटर परफॉर्मर है, राइट. तो अब हमें वो रीजंस कोट करने हैं कि ऐसे क्या रीजंस है कि इवन आफ्टर हैविंग गुड इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग सोशियो डेवलपमेंट इतना नहीं कर पाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म की, न्यू लिबरलिज्म की, हम ये रीजंस बात कर रहे हैं, ये मेजरली जो प्रो रिच है उनको फोकस करती है, प्रो पुअर को नहीं करती. तो प्रो पुअर जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिले हैं उसको, इसी कारण से उसका ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है. एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड जो है वेल्थ जो है वो किसके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है? जो बुर्जुआ क्लास है, जो रिच क्लास है, जो ऑलरेडी एफ्लुएंट क्लास थी, उनका पैसा और बढ़ गया. ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे निकालते हैं? हम पूरा कंट्री का एग्रीगेटेड पैसे को काउंट करते हैं, उससे टर्म करते हैं हम, देन उसका एवरेज निकाल के हम लोग हमारा GDP कैलकुलेट करते हैं. तो कहीं ना कहीं जो पुअर है वो इग्नोर हो जाते हैं. तो यहाँ बात की गई है कि लिबरलिज्म ने इकोनॉमी बढ़ाई है, नो डाउट हमारे को अचीवमेंट दिया है, लेकिन ये जो ऑलरेडी संपन्न वर्ग था उसको बेनिफिट किया है. पुअर ना इकोनॉमिकली ग्रो किया है ना सोशली ग्रो किया है. आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. ना सेकंड, इंडिया जो है एक सॉफ्ट स्टेट के जैसे जाना जाता है. विच आर द सॉफ्ट स्टेट्स? ये वो स्टेट्स को कहा जाता है जो क्राइम के अगेंस्ट थोड़े से सॉफ्ट है, मतलब वो बहुत स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लेते अगर क्राइम हुआ है. सो इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ सॉफ्ट स्टेट. सो बोले इस कारण से लोगों में इतना डर नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ करप्शन, सो विच इज ऑल्सो इफेक्टिंग आवर सोशल डेवलपमेंट, राइट. देन हमने अमर्त्य सेन को कोट किया है, जो हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते थे. वो क्या कहते थे कि यू कैन नॉट गिव मनी टू ईच एंड एवरीवन. आप लायक बना दो, आप सबको किताबें दे रहे हो लेकिन आप लोगों को पढ़ना सिखा दोगे, मतलब तो वो खुद अपने आप को ग्रोथ कर लेंगे. तो वो कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करते थे, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते थे, राइट. तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी में हमारी कैपेसिटी स्ट्रेंथन नहीं है, तो वहां पर सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए. अभिजीत बनर्जी ने भी यही बोला है कि सरकार की बहुत फॉल्टी पॉलिसीज रही है, जिसके कारण इतने पीपल सेंट्रिक काम नहीं करी सरकार, एंड इवेंचुअली ग्रोथ नहीं हो रही. नाउ इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मूव्ड अहेड, बट मच नीडेड पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है वो नहीं हुए. वंस इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमिक, द रेगुलरिटीज हैज हैपेंड, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन शुड हैव हैपेंड, राइट. तो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ हमें एक तरीके से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन भी करनी चाहिए थी. Now we should have strengthened the institutions of democracy. ठीक है, we needed to strengthen the participation of people. We did some actions. ठीक है, हमने पंचायती राज, बोले हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हैं, हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए, हमें वो भी लाने थे. हमने कुछ एक आधे किए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे, बट वो भी बहुत पावरफुल नहीं है, उनके पास भी फाइनेंशियली वो लोग इतना साउंड नहीं. हमने डिस्कस कर चुके हैं ये बात भी. सो वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस बाय एंड लार्ज इंडियन कंटिन्यूज टू बी एन overdeveloped as well as the soft state. India continues to be a traditional society. There's a lack of effective decentralization, right? Now, the very philosophy of neoliberalism needs to be balanced by the capacity building, right? उसमें capacity building की बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिर्फ जो rich people हैं वही रह जाएंगे. कुछ norms जो हैं, जो international institution जैसे WTO है, ठीक है, वैसे बनाते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड. इंडिया इज एक एग्रीकल्चर, एक बिग एग्रीकल्चर इकोनॉमी है इंडिया में. सो यहाँ पर WTO जो है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली सब्सिडीज नहीं देना चाहिए फार्मर्स को. तो गवर्नमेंट को पता है कि ये जो लिबरलिज्म का जो फंडा है ये पुअर के अगेंस्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नॉर्म्स है बाय WTO एक्सेट्रा, इनको जो समझना चाहिए कि पुअर भी डेवलप करे, राइट. तो एट टाइम सर्टेन नॉर्म्स लाइक WTO नॉर्म्स ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडी एक्सेट्रा हैव आल्सो कॉन्स्ट्रेन्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट इकोनॉमिकली ग्रोथ करिए, बट आम लोगों के लिए जो
गरीब किसान वगैरह हैं उनके लिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि हाथ बांध दी WTO नॉर्म्स ने. Now it's high time the government must take the corrective step. It is also very important that a renewed look in government to land reforms to achieve the objective of redistributive justice. Now modest improvement in the economic growth again. ठीक है, अमृता सोन को कोट करें कि capacity building की जरूरत है and you need to promote the inclusive growth. And growth can't be an end in itself, as suggested by Martha Nussbaum, that we have to invest in capacity building. I hope guys this is clear. Scholars को quote करना बहुत जरूरी है. Now, the model of development should not be where the people are used as means and growth is an outcome, where economic growth is means and human development is an outcome, right? तो मॉडल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जनता को यूज कर रहे हैं एक अपना बड़ा इकोनॉमिक आउटकम बनाने के लिए. हमें देखना है कि हमारी इकोनॉमी बढ़े जिससे हम जनता का लोगों का भला कर सके. These are two terms. Read this line again. It's a very deep line, right? Now, so first of all, the very philosophy of development has to be changed. ठीक है? I hope this is clear. We have to address the corruption. We have to bring transparency. जो second ARC report है उसने भी ये सारी बात की कि citizen centric government होनी चाहिए. जनता को बीच में रखो and then उसके लिए काम करो, right? I hope the question is clear, guys. Now, the success of electoral. Now, this is question number 8. ये question 20 marks का है. ठीक है. Now, the success of electoral democracy has partially been attributed to the status and role of Election Commission of India. Now, you have to understand. ये question वापस पढ़ें. ये वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इन्होंने एक ट्विस्ट डाला है कि जो हमारी इलेक्टरल, आपको पता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो इंडिया है एक बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के जैसे चल रही है, अभी तक ऐसा काम कर रही है. सो द सक्सेस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कैन पार्शियली, नाउ द वर्ड पार्शियली इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम एंटायरली नहीं बोल सकते कि इलेक्शन कमीशन के कारण हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक सक्सेस हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है हम इलेक्शन कमीशन को देंगे. सो ध्यान रखें ये पार्शियली वर्ड कि आप ऐसा नहीं कि सब कुछ ओनली 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 करके लिखें. देयर आर अदर रीजंस आल्सो एंड हम उन रीजंस को हाईलाइट भी करेंगे. सो मेजर पार्ट ऑफ द आंसर वुड कवर इलेक्शन कमीशन एंड इट्स अचीवमेंट्स. ठीक है. एंड एक पार्ट करेगा कवर इसमें कि दूसरे क्या रीजंस है जिन्होंने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाया है, और हम वे फॉरवर्ड में डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में किस तरीके के इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं. राइट. आई होप गाइज यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. सो रिटन पार्शियली मैंने लिख दिया है कि पार्शियली मतलब यू नीड टू गिव जो रिवॉर्ड है, क्रेडिट है टू द अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो. सो अकॉर्डिंग टू द एलिटिस्ट थ्योरी इन द डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू द एलिटिस्ट थ्योरी, in the democracy there is a free and fair electoral system. कि भाई डेमोक्रेसी में गणतंत्र जो सिस्टम होता है, ठीक है, वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम होता है. ठीक है. सब लोगों को अपनी मर्जी से फ्री एंड फेयर तरीके से अपने वोट कास्ट कर सकते हैं, अपने लीडर्स चुन सकते हैं. सो ये काम कौन कर रहा है इंडिया में, कौन इंश्योर कर रहा है? इलेक्शन कमीशन. सो इफ अ कंट्री हैज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम, इट इज इनफ टू रिगार्ड द कंट्री एज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी. अगर किसी समाज में, किसी देश में वहां की जनता अपनी पसंद से अपना वोट कास्ट कर सकती है, वो एक रियल सेंस में एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है. सो इन इंडिया कैन बी सीन एज द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड. ठीक है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने अपने आप को एक बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के जैसे रखा है. इवन आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ हिस्ट्री हमने अपने आप को एक ग्रेट डेमोक्रेसी, एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी के जैसे प्रूव किया है. एंड इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है हम इलेक्शन कमीशन को देंगे कि किस तरीके से उसने इलेक्शंस को करवाया, किस तरीके से उसने अपने आप को कंडक्ट कराया, अपनी आपकी एक सैंक्टिटी को मेंटेन रखा. एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और इसको जो काम दिए थे उन काम को किया. एंड दूसरे इंस्टीट्यूशन को क्यों क्रेडिट देंगे? क्योंकि इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन की सैंक्टिटी बनी रहे उसमें कंट्रीब्यूट किया. सो हम किन अदर, पहले हम बात करेंगे कि अदर कौन से रीजंस है जिन्होंने सक्सेस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए काम किया. तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जाएगा. उसके बाद जो भारत का ट्रेडिशन है कि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया इलेक्शन कमीशन को, या एक पूरा जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का उसको हमने एक्सेप्ट किया कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, उसको जो इंडियन सोसाइटी की वैल्यूज है, हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम जो एक्सपेरिमेंट हुए थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, उसको, एंड पॉलिटिकल विल, जो हमारे लीडर्स हैं उनकी पॉलिटिकल विल, जनता की विल टू पार्टिसिपेट, तो इन सबको भी बराबर क्रेडिट दिया जाएगा फॉर अ सक्सेसफुल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी. हाउएवर जो एक इंस्टीट्यूशन है विच इज इलेक्शन कमीशन, बहुत ज्यादा क्रेडिट डिजर्व करता है क्योंकि इसी का काम है. ये सारे तो हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मोड पे आएंगे ये इलेक्शंस को करवाना, ये काम इसको जाता है. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन एशिया, ग्लोबली एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन
को इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एंड इसी कारण से इसको बोलते हैं ना एक बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड की नजर से देखा गया है. सो इट हैज मेड एंड इफ नॉट कंप्लीटली विच इज ऑब्वियस पार्शियली क्योंकि पार्शियली क्वेश्चन में गिवन है टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड फॉर दैट वी शुड गिव क्रेडिट टू द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो हमारे लीडर्स था उनका विजन था ये कि एक ऐसी बॉडी को फॉर्म करना जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन देश में कंडक्ट करवाए. ठीक है. नाउ परहैप्स नो अदर कंट्रीज, किसी भी कंट्री के पास ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा. नाउ आप आर्टिकल्स को कोट करें. आर्टिकल 324 से 329 इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बात है, उसके बारे में बात करें. इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या है उसको भी लिखें कि एक इलेक्शंस करवाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है फॉर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है उनके, तो ये इलेक्शंस करवाता है. नाउ इट आल्सो एंजॉयज वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पावर विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन, विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. ठीक है. इसका काम है इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना, कॉन्स्टिट्यूशंसीज जो है उनको डिलिमिट करना, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसीज यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मार्क करना. ठीक है. बहुत सारा काम है, बहुत एफिशिएंटली ये कर रहा है. ठीक है. Some of the steps which Election Commission has taken on its own towards strengthening the democratic process is the provision for the practice of enforcing the model code of conduct to establish the level playing field. आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ठीक है, एक लेवल प्लेइंग देने के लिए. तो ये सारे जो है इलेक्शन कमीशन के खुद के स्टेप्स है. द इलेक्शन कमीशन परफॉर्मेंस हैज बीन रियली गुड टू द एक्सटेंट दैट it has been often recognized as a golden standard, right? So we should be thankful to the Constituent Assembly for giving us almost fairly autonomous election commission and ऐसा एक हमें इंस्टीट्यूशन दिया जिसका काम है फ्री एंड फेयर, जिसका सोल काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना. अब बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड है. इसकी फ्री एंड फेयरनेस का एक रीजन है कि जो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें 3 मेंबर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. एंड जो इनका अपॉइंटमेंट है ये इस तरीके का है कि कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से एक इम्पोर्टेंस मिल रही है, एक रिकग्निशन मिल रही है. ठीक है. सो दैट दे इंश्योर कॉन्स्टिट्यूट अ फेयरली ऑटोनमस इलेक्शन कमीशन विद द चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो इसको अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है. ठीक है. नाउ द मेथड ऑफ रिमूवल इज एट पार. ठीक है. और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो रिमूवल है, देखिए अपॉइंटमेंट का तो है ही है रीजन, रिमूवल का एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फेयर बनाता है. तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फेयर होना बहुत जरूरी है. और सुप्रीम कोर्ट फेयर क्यों है? क्योंकि इसका रिमूवल है, जो चीफ जस्टिस का रिमूवल है वो बहुत डिफिकल्ट है. राइट. सो सिमिलरली इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका इक्वल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जैसे रिमूवल होता है वैसे के वैसे. सो रिमूवल डिफिकल्ट है एंड इसी कारण से ये पावर एम्पावर कर रहा है इस इंस्टीट्यूशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए. लेकिन अब यहाँ पे क्या चाह रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लिखें. ठीक है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो बहुत अच्छे से लिखा है कि किस तरीके से उनका रिमूवल होगा, लेकिन जो बचे हुए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बारे में साइलेंट है, एम्बिगुअस है और उनका रिमूवल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसा नहीं है. एंड ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं इसके फेयर और पार्शियल जो वो ब्लीक है उसको क्रॉस करने में. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. सो इलेक्शन कमीशन एंजॉयज ह्यूज रिस्पेक्ट एज पर द सर्वे. ठीक है. जो भी फेवरेट इंस्टीट्यूशंस है जैसे कैग है, सुप्रीम कोर्ट है, ऑलमोस्ट उसकी जितना ही रिस्पेक्ट है इसको. आज तक इसने जो भी इलेक्शंस वगैरह कराए हैं किसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कराया गया है. इंडिया में अभी रिसेंटली जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसके ऊपर इट वाज नॉट इजी टास्क इतने सारे लोगों का इलेक्शन करवाना. सो एक अच्छा खासा क्रेडिट इसको दिया जाएगा. सो इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशेस, ऐसा कहा जाता है इवन एक इंडिविजुअल वोटर भी होगा उसके लिए भी एक इलेक्टोरल बूथ बनाया जाएगा कि इस हिसाब की इस तक की इसकी efficiency है. So though at times there has been allegation that the election commission has not been playing the role of leveler, or it has been suggested that in the interest of democracy in India it is essential to make. ठीक है. Now these are the way forward कि for although ऐसा कभी कोई इसको डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सकता, इसने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी गुंजाइश है. पहला आप गुंजाइश में मैंने आपको बता ही दिया कि आप इलेक्शन कमिश्नर्स के जो रिमूवल है उसके बारे में डिस्कस करें, साथ में विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन बिकॉज इट इज स्टिल टू मच इन कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल. मैंने लिखा प्रेसिडेंट, आपको पता है कि भाई प्रेसिडेंट मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंट्रोल है उसके इलेक्शन में. एंड देयर इज अ नीड टू चेंज एंड रिफॉर्म द सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ द अदर 2 जजेस. ठीक है. ये एक केस स्टडी मैंने इसमें डाल दी है, आप इसको पढ़ें. आई होप गाइस दिस इज क्लियर टिल हियर. Now examine the evolution of jurisdiction of Supreme Court of India as a constitutional court. Again
एन ईजी क्वेश्चन, नॉट जस्ट इसलिए ईजी है कि ईजी है, मतलब डायरेक्ट है, लेकिन इसका ईजी होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपने ये वाला टॉपिक बहुत बार पढ़ा होगा, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा है, पीएसआईआर में तो ऑब्वियसली पढ़ा ही है। सो यहाँ पे यू फर्स्ट हैव टू स्टार्ट और अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता क्या है। ठीक है, इससे आप डेफिनेशन से स्टार्ट करें, कुछ फैक्ट्स को कोट करें, कुछ केसेस को कोट करें, एंड देन वे फॉरवर्ड के साथ आप इसको एंड कर सकते हैं। सो यू हैव टू फर्स्ट राइट अबाउट व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डील विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वो है जो भारत के संविधान को या किसी भी संविधान को समझाए। देखिए, भारत का संविधान या मेजरली जो संविधान है उनकी लैंग्वेजेस बहुत डिफिकल्ट है, तो जब डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, लीगल लैंग्वेजेस होती है, तो लूप होल के चांसेस होते हैं सब अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दे। लेकिन इंटरप्रेट कौन करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जैसे काम भी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सो आर्टिकल 132, 133, ठीक है, एंड दूसरे जो आर्टिकल्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को एक अल्टीमेट आर्बिट्रेटर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। सो सुप्रीम कोर्ट जो है हैज इवॉल्व। ध्यान रखें कि जब सुप्रीम कोर्ट नया नया फॉर्म हुआ था जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल नहीं था क्योंकि वो नेहरू एरा था, वहां पे नेहरू जो था, जो एग्जीक्यूटिव था, उसका डोमिनेशन था, राइट। सो ये इसने धीरे धीरे अपनी पावर को इवॉल्व किया। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस वी से दैट द इनिशियल फेज अंटिल 1967 सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो ओके थी, ठीक है। सो हैड ऑल द पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इट हैड प्लेड अ रोल ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वाज कंसर्न, ठीक है, लेकिन एक पैसिव स्टेट में। इसकी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन अ एक्टिव वे केशव आनंद भारती केस जो स्पेसिफिक केस था, जिसके बारे में बात डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हुई थी, उसके बाद इमर्ज हुआ था, राइट। सो इससे पहले था वो, लेकिन एक बहुत पैसिव स्टेट में, बहुत पैसिव फॉर्म में। उसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लाइक मेनका गांधी जजमेंट, द जजमेंट ऑन पुत्तुस्वामी केस, मैंने आगे मेनका गांधी केस के बारे में थोड़ा सा बात की है, ठीक है, has clarified that Indian articles of Indian Constitution include the right to privacy etc. and ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की ही देन थी, and it marks as a एक distinct marks देता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। Now initially जैसे मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट was passive, but later on because of executive overreach सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्टिव काम चालू किया towards its obligation. The doctrine of basic structure was invented by Supreme Court itself. सुप्रीम कोर्ट ने ही बेसिक स्ट्रक्चर का जो फंडा था वो स्टार्ट किया था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज बेंट ऑन डाइल्यूटिंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब एग्जीक्यूटिव पूरी तरह लग गया था कि जो भी एसेंशियल फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको ही बदल दे, तब सुप्रीम कोर्ट एक एक्टिव उसमें आया। एंड जो मेन हम लैंडमार्क बोलेंगे, एक मेन टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, वो केशव आनंद भारती केस का था। Now, initially, Supreme Court did not appear as a simple, quick way, that is guard with arms. ठीक है, एंड देन जस्ट गो थ्रू दीज लाइंस। यहाँ पे मैंने आपके जो मेनका गांधी केस है उसको भी डिस्कस किया है, ए के गोपालन केस है उसके बारे में बात की है, पीएन भगवती जो थे उनका एक बहुत बड़ा रोल था ये जो सुप्रीम कोर्ट इंसुलेटेड पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था उसमें। आई होप आपको ये सारी चीजें, जस्ट गो थ्रू दीज लाइंस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एमर्ज हुआ। नाउ दो सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेंथेंड द rights in India, but it has not been able to bring any concrete change in the situation. अभी भी again मैंने क्या बोला, way forward सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारा स्कोप है। सबरीमाला केस, आपको पता है कि सबरीमाला टेम्पल था जिसमें विमेन को परमिशन नहीं थी, तो ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि विमेन को एक्सेस होगी, लेकिन उसके बावजूद भी विमेन नहीं जा रही क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। सो अभी भी बहुत सारा काम करना है, बट यस सुप्रीम कोर्ट हैज इवॉल्व्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, राइट। नाउ राइट टू इक्वालिटी की जहां बात आ रही थी सबरीमाला में, ठीक है। नाउ अ वे फॉरवर्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट इज ओवरबर्डन, एंड ऑल्सो कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमने बना तो दिया, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट को इसके अलावा भी बहुत सारा कोर्ट बना रखा है, हमने कोर्ट ऑफ अपील बना रखा है इसको, ठीक है। सो इस कारण से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन हो जाता है एंड अपने काम में कॉम्प्रोमाइज कर देता है, राइट। सो हम या तो सुप्रीम कोर्ट के काम को थोड़ा लाइटन करें, जो उसका क्रिमिनल एंड सिविल केसेस में जो वो अपील को सुनता है उधर से लाइटन करें, या एक सेपरेट कोर्ट बना ले जैसे फ्रांस एंड जर्मनी में है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जैसे ही काम करे। सो एंड कई बार सुप्रीम कोर्ट का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जैसे काम करना भी एक जुडिशियल इंटरवेंशन के जैसे देखा जाए, एक्सेसिव जुडिशियल इंटरवेंशन के जैसे देखा जाता है। सो आई होप पूरा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया कि आपको इसमें क्या लिखना था। Now, examine how the caste as a social category is also becoming a political category. ठीक है, कि caste
एक सोशल कैटेगरी हमने देखा, ये क्लीवेजेस वाली पार्टी सिस्टम में भी आ गया, ये वाला यहाँ पे भी आ गया. सो हाउ कास्ट एज अ सोशल कैटेगरी इज बिकमिंग अ पॉलिटिकल कैटेगरी इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. वेरी सिंपल एंड बहुत एनालिटिकल, सिंपल बट एनालिटिकल क्वेश्चन with scholars and facts. Now, so this question can be start with the quote that it is said that in India people do not cast their vote. Please understand. सिर्फ लोग अपना वोट कास्ट नहीं करते. They cast, they vote for their caste, right? Rather they put their caste. ये थोड़ा सा इधर इसको करेक्शन करना पड़ेगा. Rather they vote for their caste. ठीक है. So, according to Christopher Jeffrey, caste forms the mosaic of Indian politics. ठीक है. Now, then you can give a conceptual framework. ठीक है, कि किस तरीके से कास्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में भी हम कास्ट को पढ़ रहे हैं एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग पॉलिटिक्स, राइट. सो इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, पॉलिटिक्स डू नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम. इट इज शेप्ड बाय द सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कास्ट इज वन ऑफ द सोशियोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एज सजेस्टेड बाय अंबेडकर, द कास्ट फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन ब्राह्मिक सोसाइटी. ठीक है, अंबेडकर का कहना ही ये था कि देयर शुड बी अबॉलिशन ऑफ दिस कास्ट सिस्टम, निहिलिज्म एक्सेट्रा. ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए. सो द कास्ट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कास्ट सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, यानी कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो द कास्ट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हिच हैज बीन हाईलाइटेड बाय द स्कॉलर्स और द पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट लाइक एंट्री बेटी, who have analyzed the role of caste in politics of Tamil Nadu. Rudolph, who in their book Pursuit of Lakshmi has highlighted the role of caste-based associations. Right. So, however, the most important study की बात करें इन सब में, सबसे important study हम कह सकते हैं कि ठीक है, रजनी कोठारी की है. who in his book The Role of Caste in Indian Politics has highlighted the philosophy of politicization of caste. And रजनी कोठारी hold the success of Indian democracy on caste. ठीक है, रजनी कोठारी जो है पूरी तरीके से कास्ट को क्रिटिसाइज नहीं करते, वो क्रेडिट भी देते हैं. सो क्या कहते हैं, hold the success of Indian democracy on caste because caste provided the basis for vertical and horizontal. कास्ट ने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया है, वर्टिकल भी एंड हॉरिजॉन्टल भी. एंड ही सजेस्ट दैट कास्ट इंपैक्टेड द पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स ने भी कास्ट को इम्पैक्ट किया है सेक्युलराइजेशन के थ्रू, राइट. नाउ the role of caste towards deepening of India's democratic politics has also been explained by Professor Yogendra Yadav. Okay, when he talks about democratic upsurge, when he says that how the first democratic upsurge has led to the dominance of OBC and second led to the dominance of Dalit. So caste ने एक बहुत important काम किया है politics को affect करने के लिए. There are scholars like Andre Beatty, C.B. Bambari who believe that the caste politics may give some electoral benefits, but वैसे अगर long term के लिए देखा जाए तो detrimental है. Similarly, रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव, सतीश देशपांडे वो कहते हैं कि कास्ट पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकती है बाय मोबिलाइजिंग पीपल, बाय जो लोअर सेक्शन के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में. सो बिकम इम्पोर्टेंट टू द एक्सटेंट दैट वी यूज. बोले कास्ट कब तक इम्पोर्टेंट है, जब तक हम मोबिलाइजेशन यूज कर रहे हैं रादर देन उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स को अवॉइड करके. आई होप गाइस दिस इज क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आप हमें इन नंबर्स पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.